नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या हो? बढ़िया हो? ठीक ठाक हो? तो सॉरी शक्तिमान, लेट होने की वजह से। तो जो भी नए हैं चैनल से सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की 28 फरवरी 1572 उदय सिंह का दारू संस्कार चल रहा था वो गोंदा के अंदर। तो उदय सिंह के ऊपर ज्यादा प्रभाव किसका था? भटियाणी रानी का। और भटियाणी रानी का पुत्र कौन था? जगमान। तो मेवाड़ के अंदर एक रिवाज थी भी जो राणा बनेगा वो दारू संस्कार में नहीं जाएगा। तो कुछ सामंतों ने पूछ लिया कि जगमाल किन है, जगमाल कौन दिखाना है? तो बोले अभी आपको पता नहीं, जगमाल को तो स्वर्ग के महाराणा ने राणा बना के चले गए। राणा बना के चले गए, ये कैसा कार्य हुआ? अभी नियम के विरोध। राणा का सरदार तो कुंवर प्रताप है। कुंवर प्रताप यही थे उस समय। राणा का सरदार तो कुंवर प्रताप है, जगमाल कैसे कैसे राणा बनाया? तो सारा सरदार इकट्ठा होके की बन गया करसनदास चूड़ावत। ये चूड़ा का मकसद है। तो मेवाड़ के अंदर जो भी राणा बनता था वो चूड़ावतों की सहमति से बनता था। तो बोला देखो चूड़ावत जी, अकबर से जो शक्तिशाली दुश्मन तो सिर के ऊपर है, अठापा गगेरा और छेड़ दिया। तो थे तो अभी थे निर्णय करो क्या करना है। तो कृष्णदास चूड़ावत ने उसी दिन की बात है तलवार बांध के महाराणा प्रताप का कर दिया राज्याभिषेक। तो सारा भेड़ा हो गए, इकट्ठा हो गए, कुंभ लड़ गया। महाराणा प्रताप बाहर हो गए थे, अंदर सभी सरदार। जगमाल राजगद्दी पे बैठा था तो उसको हाथ पकड़ के खड़ा किया। आपकी गद्दी सामने, आप और परिवार वाले सामने बैठेंगे, यहाँ पर तो महाराणा प्रताप बैठेंगे। तो जगमाल विरोध कर नहीं सकता था क्योंकि सभी सरदार महाराणा की ओर थे। तो जगमाल नाराज होके कहां चला गया? अकबर के पास चला गया था। इधर रहेगा अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया था। तो अकबर ने उसे जहांगीर दी, कहां की? जहाजपुर की। जहाजपुर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और बाद में सिरोही साइड में अपने साला से लड़ते हुए 1583 के अंदर जगमाल की मृत्यु। अब कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का द्वारा विधि तरीके से राज्याभिषेक होगा। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की एक एक बात हम देखेंगे, डीपली देखेंगे। तो बने रहिए। देखिए सुनो सो तुम निशो यहाँ बनाओ और बना दूंगा निशो भी, ठीक है? काम चला रही हो। महाराणा प्रताप, इनका शासनकाल आपको रटना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 1572 से 97। तो एक बार कैसे ही पूछ लिया था मतलब महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो अब 97 से वैसे घटा दो, यानी कि ऑप्शन से भी काम नहीं चलने वाला। तो जन्म से संबंधित अनेक ग्रंथ होते हैं, अनेक ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बात है। तो लेकिन एग्जाम में जैसे माना था अपन तो वही देख लेते हैं। और ये भी कहते हैं मारवाड़ से रामचंद्र सेन भी आया था जो महाराणा प्रताप के मामा लगते थे। तो इनका जन्म 9 मई 1540 जस्ट शुक्ल तथ्य वार रविवार। पिता वही उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, ननिहाल कहाँ का है? महाराणा प्रताप का पाली में।
और ध्रुव, ध्रुव वही हो गया कुमलगढ़ बादल महल में। कुमलगढ़ बादल में। तो पत्नी राजाओं की अनेक पत्नियां होती थी, लेकिन हमें याद वही रखना जो आगे विकट परिस्थिति में साथ है। कौन? अजबदेव पवार। तो ये विजोलिया की रामलक की बेटी थी, विजोलिया के रामलक। तो विजोलिया की रामलक की पुत्री थी, और पुत्र भी उसी को याद रखना है जो आगे राणा बनेगा। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का। पिल्लों को, छोटे बच्चे को किक्का बोलते थे। तो महाराणा प्रताप के गुरु का क्या नाम था? राघवचार्य। और वैसे अगर हम बात करें तो शस्त्र विद्या की शिक्षा महाराणा प्रताप को जयमल राठौर ने दी थी। जयमल राठौर। चलो, ये बातें तो हो गई अपनी, जो लगभग सबको पता है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। तो उधर अकबर को भी टेंशन, क्योंकि मारवाड़ से रामचंद्र सेन आया हुआ है। तो यहाँ पर अकबर ने अपनी चौकियां मजबूत कर दी, ताकि मतलब महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर ज्यादा मुलाकात ना हो। तो अब जब वो राणा बने हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनको विरासत के रूप में क्या मिला है। अकबर से दुश्मनी मिली है, वो उन्होंने को नहीं पाई, वो तो शुरू से चली आ रही है। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो इनके पास कितना का मेवाड़ था, ये तो देखिए हम, पूरा मेवाड़ कितना था, अपने पास कितना का मेवाड़ है। तो चित्तौड़ दुर्ग पहले से जा चुका है 1567 के अंदर, अकबर का अधिकार हो गया था, यानी कि ये तो नहीं है। तो फिर मेवाड़ मिला है वो भी आधा, और उधर अकबर से दुश्मनी वो मिली है, लड़ाई तो होगी, भारी युद्ध तो होगा, ये तो कन्फर्म है अकबर के साथ। अब महाराणा के सामने दो चॉइस है, भी या तो अधीनता स्वीकार कर लो और ऐशो आराम करो, या अधीनता ना स्वीकार करके जो आगे का परिणाम है वो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो महाराणा ऐसा नहीं करेंगे, महाराणा इसका विरोध करेंगे। अगर अधीनता स्वीकार करके ऐशो आराम करते तो एक तो कुल परंपरा का उल्लंघन, और दूसरा इनके आगे महाराणा शब्द लगेगा कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करेंगे, तो रास्ता तो दूसरा ही चूज करेंगे। दूसरा रास्ता संकट से भरा हुआ, लेकिन फिर भी स्वाभिमान को ले जाता है दूसरा रास्ता। तो महाराणा प्रताप दूसरा रास्ता अपनाएंगे और पूरा अकबर का विरोध करेंगे। तो लड़ाई तो होगी अकबर के साथ, ये तो कन्फर्म है। और अकबर कितना शक्तिशाली है ये आप अंदाजा लगा लो। इधर तो सीमा लोहार तक, और इधर बंगाल तक, और नीचे उड़ीसा तक भी। अब आप सोच लो भी कितना बड़ा भारत का मालिक है, वर्तमान भारत से भी बड़ा भारत है उसके पास। अपने पास एक दुर्ग है कुंभलगढ़, और मेवाड़ मिला है वो भी अद्दा। तो युद्ध तो होगा, युद्ध तो सैनिक शक्ति दम पे जीता जाता है, और दोनों के पास सैनिक शक्ति की बातें भी, उसकी तो बात ही छोड़ो, वर्तमान भारत से भी बड़ा है तो उसकी तो बात ही ना करें। बात करें अपने पास, तो बेहतर में राणा बने। थोड़ा सा बैक चलो, ये अपने पास देखें, सैनिक शक्ति की बात करें। थोड़ा सा बैक आओ, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का पहला शाखा। देखो, चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568, हजारों सैनिक यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और 1535 और 1527 खानवा युद्ध। इतने कम समय में चित्तौड़ ने तीन साके सहन किए। अब सोचो कि सैन्य शक्ति तो कमजोर है। अब महाराणा का क्या उद्देश्य है? महाराणा का यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत किया जाए। तो भीलों से दोस्ती करेगा, तो और एक भील का नाम आएगा पुंजा, जो मैन था।
तो मात्र 6 महीने में महाराणा बने और उधर से प्रोसेस शुरू हो गई। 6 महीने के बाद ही अपना शांति अभियान भेजना शुरू कर देता है। तो शांति अभियान का प्रश्न उनका कर्म पूछ लेता है। तो बड़ा सिंपल है, देखो। तो अकबर टोटल 4 अभियान में थे वो, पहलो, दूसरो, तीसरो और चौथो। 1572, बाकी 3 73 के अंदर। तो पहले शांति अभियान के लिए कौन आएगा? जलाल का। पहले शांति अभियान के रूप में आएगा जलाल का, ये समझाने के लिए ये फायदे हैं, ये नुकसान है। अब महाराणा इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? महाराणा का उद्देश्य क्या था भी इस युद्ध को जितना हो सके उतना आगे खींचा जाए। तो क्योंकि अगर ये युद्ध बेहतर में हो जाता तो सैनिक शक्ति भी कमजोर, और महाराणा यही चाहते हैं कि इस युद्ध को जितना हो सके उतना आगे करके, आगे खिंचका के मैं अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करके उसके सामने खड़ा कर दूं। तो जलाल खान के साथ अच्छा व्यवहार करके और उसको जय माता जी, जय राम जी कह के भेज दिया। तो बात को अदर जुल में छोड़ दिया, ना हाँ का ना का। तो अकबर ने सोचा कि एक मुसलमान को भेजा तब शायद निष्कर्ष नहीं होगा, निकला होगा। तो अकबर ने सोचा एक ट्राई और करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि किसी समाज के व्यक्ति को भेजें, पिता की सेम जातियां होगी तो बात करने में भी कोई शंका नहीं रहेगी। तो दक्षिण साइड से आ रहे थे कौन? मान सिंह। तो अकबर ने संदेश भेजा भी आप महाराणा की ओर जाओ। तो दूसरे अभियान की तरफ से कौन आएंगे? कुंवर मान सिंह। ये उस समय राजा नहीं थे, ये उस समय कुंवर थे। तो मान सिंह के साथ कैसा हुआ, क्या व्यवहार हुआ होगा? राजपूताने के अंदर तो अनेक कहानी है, लेकिन थोड़ी बहुत बात आप कर ही लेवा। इनकी मुलाकात कहाँ हुई ये विवादित है। वी गोपीनाथ शर्मा कहता है भी इनकी मुलाकात गोगुंदा के अंदर हुई, और टोड कहता है इनकी मुलाकात उदय सागर झील पे हुई, और कुछ ग्रंथों में लिखा भी इनकी मुलाकात पिछोला झील पे हुई। तो हम मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात करवा देते हैं उदय सागर झील पर। ये लो जी। तो बढ़िया चौकी चाकी बनवाई और बढ़िया खीर खार बनवाई, और शाम को खाने का समय हुआ, और उधर से महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया खाने पे। तो मान सिंह देखते ही मान सिंह का दिमाग खराब हो गया। मान सिंह ने सोचा नहीं भी मतलब महाराणा मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते, क्योंकि वो मुझे वीर धर्मी समझते हैं कि तुम मुसलमानों के साथ रहते हो। तो जैसे ही खाना तैयार हुआ और बैठते ही मान सिंह ने पूछ लिया भी राणो जी को नहीं आया। तो अमर सिंह ने बोला भी उन मांगो थोड़ो सिर दर्द वही वजह को नहीं आया। तो मान सिंह बोले सिर दर्द तो मन पता है क्या सिर दर्द है भी, चलो यहाँ से चलते हैं, चलो तो आगे कराऊंगा, आराम तो सर दर्द की गोली और लेके आऊँगा। तो बेटा कई सरदार है वो कहा जी यार हम तो तेरा फूंपन और ली सके, अगर तुम अकेले आओगे तो तुम्हारे जच्चे वहाँ अपनी जगह तय कर लेना, अगर अकबर को साथ लाओगे तो हम तुम्हारा मालपुरा में स्वागत कर देंगे, क्योंकि मालपुरा के आगे मेवाड़ शुरू हो जाता था। तो अब बताते हैं कि मान सिंह वापिस चला गया नाराज होकर। अब राजपूताने के अंदर अनेक प्रकार की कहानियां बन चुकी है। भी आपने कभी सुना होगा कुत्ता भेड़ी खीर, वो कहावत यहीं से शुरू हुई थी। भी मान सिंह के जाने के बाद में ये बताते हैं भी वहाँ पर गंगा जल छिड़कवाया गया, और जहाँ चौकियाँ थी उसको फुड़वाया गया, और जो खीर खुर बनी थी उसको कुत्तों को खिलाया, तब कहावत शुरू होगी कुत्ता भेड़ी खीर। भी हम बात करें कि मान सिंह के साथ कैसा हुआ होगा। भी मैंने आपको महाराणा की रणनीति बताई थी कि उनका उद्देश्य क्या था कि इस युद्ध को आगे खींचना। अगर वो ऐसी गलती करते तो ये युद्ध 76 में नहीं, ये युद्ध 73 के अंदर ही हो जाता। वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मान सिंह की यहाँ पर बेइज्जती हुई होती। भी बात नंबर 1 देखें तो अगर मान सिंह की बेइज्जती हुई होती तो तीसरे अभियान के रूप में मान सिंह के पिता भगवान दास कभी नहीं आते। अगर मान सिंह के साथ अच्छा व्यवहार ना होता तो तब पता चलता है कि मान सिंह के साथ अच्छा व्यवहार हुआ था। तो तीसरे अभियान के रूप में कौन आएंगे? इनके पिता भगवंत दास। तो
आया, बातचीता हुई और उनको भी जय बाबरी जय माता की कह के वापिस। भी 2 अभियान के बाद में ये तो कन्फर्म हो गया था भी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अकबर और ट्राई कर रहे हैं, अभियान पे अभियान भेज रहा है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, आप सोच के देखना। भी इसका मतलब यही है कि अकबर भारत का महान राजा बनना चाहता था। भी वो ये सिद्ध करना चाहता है भी देखो मेरे कानून कोई कमी को नहीं, मेरे कानून कोई कमी को नहीं। मान कौन नहीं रहा, महाराणा प्रताप। मैं तो पूरी ट्राई कर रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन मान कौन नहीं रहा, महाराणा प्रताप। और ये बात अबुल फजल खुद अपनी ग्रंथ पुस्तक में लिखता है भी महाराणा प्रताप एक जिद्दी, हट्टी और घमंडी राजा है। इसका मतलब अकबर ये सिद्ध करना चाह रहा है भी देख मेरे कानून कोई कमी को नहीं। युद्ध कौन चाहता है, महाराणा प्रताप। मैं मेरे कानून पूरी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मान कौन नहीं रहा, महाराणा प्रताप नहीं मान रहे। तो युद्ध कौन चाहता है, महाराणा प्रताप। तो अकबर एक लास्ट ट्राई और करेगा, लास्ट अभियान के रूप में, चौथे, टोडरमल। तो अकबर के चारों अभियान असफल। इन अभियानों के प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, तो क्रमवाइज याद रखना है। भी 72 में, पहला 72 में, बाकी 3 73 के अंदर। पहला एक मुसलमान आयो, फिर मान सिंह, और उसके बाद में मान सिंह का पिता भगवंत दास, और लास्ट में टोडरमल। तो इतिहासकार तो ये कहते हैं महाराणा को 2 साल का समय और दिया था। देखो कैसे, लास्ट 73 के बाद में आ गया 74 के अंदर भी कोई प्रोसेस नहीं हुई। उसके बाद आ गया 75 में भी कोई प्रोसेस नहीं हुई। तो अब आ गया 76। अब ध्यान देगा महाराणा इधर। तो कुछ तो इतिहासकार ये कहते हैं कि महाराणा को 2 साल का समय और दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसकी 2 साल समय देने की मजबूरी थी। वो क्या थी कि 1573 में अकबर बंगाल बिहार अभियानों में उलझा हुआ था, और 75 अकबर चंद्रसेन के विरोध उलझा हुआ था। तो 75 के बाद में 76 आते ही अब ध्यान दिए उसने मेवाड़ की ओर। तो 76 में अकबर फ्री हुआ है, और फ्री होते ही इधर ध्यान दे दिया महाराणा प्रताप की ओर। तो उस समय अकबर की राजधानी क्या थी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, और कद बनाई 1571 के अंदर, और 1585 के अंदर अकबर ने राजधानी बना ली थी किसको, लाहौर को। तो महाराणा प्रताप के जीवन काल को आप 2 भागों में बांट सकते हो। कैसे, पहला पार्ट तो महाराणा बनने के बाद 72 से 85 तक, और दूसरा पार्ट 85 से 97 तक। इसमें तो ये युद्धों में उलझे रहते हैं, और दूसरा ये उनका स्वर्णकाल माना जाता है 85 से 97 तक, क्योंकि और 85 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर को बना ली थी इस वजह से। तो जितना भी कार्य होगा वो 72 से 85 के बीच ही होगा। तो फतेहपुर सीकरी से अकबर चला और सीधा पहुंच गया कहाँ पर, अजमेर। और अजमेर में एक दुर्ग है, कौन सा, मेघजी दुर्ग। तो यहाँ पर 15-20 दिन रुका, और वार्ताएं चलती रही भी आगे जो भावी युद्ध होने वाला है उसको उसकी तरफ किसको राणा बनाया जाए और किसको सेनापति बनाया जाए। तो 15-20 दिन तक यहाँ पर वार्ताएं चलती रही। तो लास्ट में जाके अकबर ने अपना फैसला सुना दिया भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो सेना जा रही है उसका सेनापति रहेगा कौन, मान सिंह, और दूसरा जो सेनापति रहेगा वो कौन, आसफ खां। तो जैसे ही मान सिंह सेनापति के बनने की घोषणा सुनी तो अकबर का बहुत विरोध हुआ। मुख्य सेनापति ने विरोध किया भी राजपूत के खिलाफ एक राजपूत को सेनापति मत बनाओ, कहीं पक्षपात हो सकता है। तो एक नब्बी खान नाम का था, वो तो आया ही नहीं। तो हम देखें कि
इसका विरोध इतने विरोध होने के बाद भी मतलब अकबर ने सेनापति नहीं बदला। इसका कारण अकबर के दिमाग में पहले से चल रहा था भी, क्योंकि इसका सेनापति हम एक मान सिंह को ही बनाएंगे, तभी तो उसने फतेहपुर सीकरी में घोषणा नहीं की थी, यहाँ के घोषणा की है। तो मान सिंह ने ऐसा क्या देखा भी ताकि उसको सेनापति बनाया इतने विरोध के बाद। तो अगर उम्र के हिसाब से देखें तो महाराणा का जन्म कब का है, 1540, और मान सिंह का 1550, यानी ज़्यादा उम्र में तो डिफरेंस नहीं है भाई, 10 एक साल का डिफरेंस है। तो फिर भी इसको क्यों बनाया भी, इसके पीछे कई कारण आते हैं भी। अकबर की सेना भी पहला कारण तो ये भी, अकबर की सेना भी कोई राजपूत है, और राजस्थान में ऐसी कोई रियासत नहीं थी जो मेवाड़ की अधीन ना हुई, तो महाराणा के सामने लड़ने की शंका भी नहीं होगी। इसका एक कारण तो यही बताते हैं। और दूसरा कारण कहीं ना कहीं मान सिंह के मन में वो टीस तो है अधीनता स्वीकार ना करने वाली भी। तीसरा कारण भी, जब सेना आपस में युद्ध करेगी तो मुगल पीछे हटेंगे और लास्ट में सेना किसकी बचेगी, मान सिंह की, और उधर महाराणा प्रताप की। यानी कि मान सिंह को सेनापति बना के राजपूत को ही राजपूत से लड़ा दिया। एक कारण ये भी बताते हैं। तो मान सिंह रवाना हुआ युद्ध के लिए। कब, इसको हम साइड में बनाते हैं। तो रवाना हुआ और अपना पहला पड़ाव कहां डाला, मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। कब, अप्रैल 1576, अप्रैल 1576। तो बराबर सूचनाएं पहुंच रही है दोनों के पास, उधर महाराणा के पास भी और इधर अकबर के पास भी। तो महाराणा ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। महाराणा के पास एक दुर्ग है, कौन सा, कुंभलगढ़। तो महाराणा के पास एक दुर्ग है, कुंभलगढ़ भी। हमें उस टाइम तो नहीं पता था भी कौन सा युद्ध होने वाला, लेकिन हम आज तो कह सकते हैं कि भी हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। भी नोट के अंदर आप लिखो तो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहां बनाई, मैगजीन दुर्ग में, और इधर अपने वालों ने कुंभलगढ़। तो मान सिंह यहां पर ये कहते हैं भी 2 माह तक रुका था, 2 माह तक रुका था। अभी सोचने वाली बात है भी मेवाड़ की भूमि के अंदर आके 2 महीने तक क्यों रुका भी। ऐसा कहते हैं कि एक तो कारण ये है कि मांडलगढ़ और अजमेर की दूरी भी ज़्यादा है भी, सेनाएं 8-10 किलोमीटर तक फैल जाती थी। तो 8-10 किलोमीटर पर फैल जाती तो एक स्थान पर इकट्ठा होने की वजह से, एक कारण तो ये बताते हैं। तो उस कारण की वजह से तो 2 महीने तो लगते नहीं। तो फिर हो सकता है कि मान सिंह के दिमाग में ये बात भी चल रही हो कि सेना आई हुई है और अधीनता स्वीकार अब भी कर ले, क्या पता। या मान सिंह ये सोच रहा हो कि क्या पता हमें आगे ना जाना पड़े, भी महाराणा यहीं आ जाए और युद्ध यहीं हो जाए। तो महाराणा ने भी यह सोच लिया कि चलो चलते हैं मांडलगढ़। तो महाराणा के सामंतों ने बोला भी हम ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि कि अगर हम वहाँ गए तो नुकसान अपना ही है। भी एक तो मांडलगढ़ और अजमेर की वो रास्ता सीधा, वो अपनी सेना बुला लेंगे, तो उनको यहीं आने दो पहाड़ियों में, हम पहाड़ियों में घेर के मारेंगे। तो महाराणा को विचार अच्छा लगा भी चलो ठीक है आने दो। दोनों तरफ से कोई प्रोसेस नहीं हुई और मान सिंह रवाना हुआ मांडलगढ़ से और सीधा पहुंच गया काम पर खमनौर। और इधर मान सिंह और इधर अपने वाले तैयार खड़े ही हैं महाराणा प्रताप। कहां पर, गोगुंदा में। तो इनके बीच में एक छोटी सी तंग पहाड़ी है पीले रंग की,
तो पीली क्या चीज़ है, हल्दी, ऐसी सी, तो तब इसका नाम पड़ गया हल्दी घाटी। युद्ध की व्यूहरचना देखें दोनों की, भी सेना किस तरीके से व्यवस्था की है। देखो इधर मानसिंह और इधर महाराणा। तो महाराणा अपने घोड़े चेतक पे हैं और मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर, अपने हाथी मर्दाना, और बामाच्या भी साथ में ही है और उसका भाई ताराचंद। तो राजा के आगे सेना रहती थी और राजा के पीछे भी सेना रहती थी और दाएं बाएं भी रहती थी, तो अपने वाली साइड में भी है। तो राजा के जो आगे सेना रहती थी उसका नाम था, ऐसा बताते हैं जो अरावल सेना होती थी उसमें लड़ना बड़ा गौरव का विषय होता था, और अरावल सेना में हमेशा चूड़ावत रहते आए हैं। मेवाड़ में अरावल सेना का जो गौरव है वो चूड़ावतों को प्राप्त है। भी अमर सिंह के समय सक्तावत भी मजबूत हो गई थी, तब चूड़ावत और सक्तावत आपस में लड़ने लग गए। ये किस वजह से? भी सक्तावत बोला कि अरावल सेना में अब हम रहेंगे, चूड़ावत हमेशा रहते आए। तो अमर सिंह के समस्या आ गई कि राहुल सेना में किसको रखें और किसको छोड़ें, तो निर्णय करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तब अमर सिंह ने कहा कि एक दुर्ग है, एक किला है, बुताला का किला, तो जिस पे अधिकार था किसका? जहांगीर का। तो बोला कि इस किले में जो पहले प्रवेश करेगा राहुल सेना में वही रहेगा, वही विजेता रहेगा। तो सक्तावतों ने आगे से आक्रमण किया और चूड़ावतों ने पीछे से आक्रमण किया। तो मेन गेट में बड़ी बड़ी किला लागीड़ी और हाथी का दांत आ को नहीं आ। तो बोले अभी वो गेट तो टूटा कोई को नहीं, अब क्या करें? तो बोले अभी एक आदमी यहाँ करो, गेट गए आगे खड़े हो जाओ। तो बल्लू सक्तावत खुद गेट के आगे खड़ा हो गया था और फिर गेट टूटने लगा। तो चूड़ावतों को लगा भी पहले वो प्रवेश करेंगे, तो एक चूड़ावत ने अपनी गर्दन काट के किले के अंदर फेंक दी और बोला अभी पहले हमने प्रवेश किया है। तो तब उनकी जीत मानी गई और बाद में राहुल सेना में रहने का गौरव जो मिला है वो चूड़ावतों को ही मिला है। तो अमर सिंह ने दोनों को अच्छा इनाम दिया, और लेकिन राहुल सेना में चूड़ावती रहेंगे। और महाराणा का राहुल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खां सूर। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा अलग से देखते हैं। क्या समझ में आ रही है ठाकुरों? तो महाराणा के राहुल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हाकिम खां सूर और कृष्णदास चूड़ावत। और हाकिम खां सूर ने तो इतनी वीरता दिखाई और बोला कि आज मेरे जिंदा रहते मेरे हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़ा सकता। और बाद में ऐसा ही हुआ था, हाकिम खां सूर वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन महाराणा ने इनके हाथ से तलवार छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तलवार निकली नहीं। तब उनको तलवार से ही दफनाया गया था। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? खमनौर के अंदर। और इधर मान सिंह के राहुल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद खां, आसफ खां और जगन्नाथ कछवा। जगन्नाथ, और जैसे कि राहुल पे आक्रमण करेगी, ये इस पे करेगी और ये इस पे करेगी। इनके पीछे भी एक सेना रहती थी, उसका नाम था चंद्रावल। फिल्म चंद्रावल देखूंगी भाई, चंद्रावल इनके पीछे भी रहेगी। इधर राहुल सेना भी, अगर राहुल सेना कमजोर है तो पांव तो पहले ही उखड़ जाएंगे। तो इस वजह से राहुल सेना को ज़्यादा महत्व देते थे, इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। और राणा के पीछे चंद्रावल सेना, इसका
नेतृत्व कौन कर रहा है? वही भील पुंजा, भील पुंजा। पुंजा एक ऐसा भील है जिसने महाराणा ने राणा लगाने की उपाधि दी थी। मेवाड़ के सिक्कों में एक तरफ महाराणा का चित्र है और एक तरफ है इनका राणा पुंजा का। तो मान सिंह का चंद्रावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मेहतर खां और माधो सिंह। और महाराणा की इस साइड भी सेना थी और इस साइड भी सेना थी। इस साइड की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? झालाभिदा और मान सिंह सोनग्राह। और इस साइड का कौन कर रहा है? राम सातावर। राम सातावर और इनके 3 पुत्र। ये कहते हैं तंवर जितने भी लड़े थे इस युद्ध में एक भी नहीं बचा था। ये तो हो गई युद्ध की व्यवस्था। अब आगे की बात देखते हैं। तो मान सिंह के साथ एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था बदायूनी। स्पेशल आया, आंख क्यों देखा, हाँ लिख रहा है भी, इधर से ये आया उधर से वो आया, इसको भी स्पेशल सेना दे रखी है, सब कुछ लिख रहा है। बिया तो बदायूनी अकबर को बहुत बड़ा चमचो है, लेकिन अगर ये युद्ध का बारे में आप सोचा नहीं तो बिना कोई पक्षपात एकदम सही निर्णय करियो। सारी बातें लिखी जी एकदम सही लिखी। और बदायूं लिख भी रहा है और बीच बीच में मौका मिला तो लड़ाई भी करिया हुआ है। आगे आपको वापस बढ़िया जमा के नोट्स बनाना ला जाए। तो अब हम बात करें कि दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, तो अब इस वक्त सेना किसकी मजबूत है भी, उस हिसाब से देखें तो उसकी मजबूत है। लेकिन हम अब की बात करें तो किसकी मजबूत है भी? देखो महाराणा के जीवन का ये पहला युद्ध, और वो भी सीधा किसके साथ? अकबर के साथ। भी बेहतर में ये महाराणा बने ही हैं और युद्ध का अनुभव तो नहीं है महाराणा को। तो पहला युद्ध है वो भी सीधा किसके साथ? अकबर के साथ। महाराणा ने युद्ध में भाग तो लिया था, लेकिन पहले वो राजकुमार के रूप से भाग लिया था। महाराणा बनने के बाद में उनका ये पहला ही युद्ध है। युद्ध तो सैनिक शक्ति के दम पे जीता जाता है, और सैनिक शक्ति बात करें तो अभी किसकी कमज़ोर किसकी मजबूत है भी? क्या इस युद्ध में हम बात करें कि तोपों का उपयोग होया था? ये बिल्कुल हुआ था। भी मान सिंह छोटे मोटे तोप लेके आए थे, क्योंकि पहाड़ियों में, यहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा थी तो पहाड़ियों में तोप ले जाना कठिन था, इस वजह से छोटा मोटा तोप लेके आए थे। महाराणा के पास किसी भी प्रकार का कोई तोप नहीं है। सैनिक शक्ति की बात करें तो मेवाड़ की ख्यातों में तो ये लिखा है भी मान सिंह के पास 80,000 सेना थी, और जबकि महाराणा के पास 20,000 सेना थी। और नैन सिंह कहता है भी मान सिंह के पास 40,000 सेना थी और महाराणा के पास 9 से 10,000 सेना थी। तो हम किसके माने? हम तो उसकी मानेंगे ना जो लाइव देख रहे हैं। तो बदायूं ने कहता है भी मान सिंह के पास 5,000 सेना थी और जबकि महाराणा के पास 3,000 सेना थी। तो अनुभव और सेना के मामले तो मान सिंह मजबूत है। और 2 तारीख आती है, दोनों सही है। तो 2 तारीख कौन सी है? 18 और 21 जून 1576। तो अब हम बदायूनी के साथ आगे का वर्णन करेंगे। बदायूनी के अनुसार युद्ध की शुरुआत महाराणा की तरफ से हुई थी। तो महाराणा की ओर से एक हाथी बाहर निकल कर आया, और जैसे ही हाथी बाहर आया तो वाद्य यंत्र बजने शुरू हो गए और कविता वगैरह सुनाने लगे थे, और दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध होते ही जो पहला आक्रमण था वो राहुल सेना का था। ये राहुल पे आक्रमण करेगी। तो राहुल सेना का जैसे आक्रमण हुआ तो महाराणा ने इतने ज़बरदस्त तरीके से पहला आक्रमण किया भी जो मुगल सेना भाग खड़ी हुई। ये बात खुद बदायूनी लिखता है, और यह भी लिखता है कि मैं भी भाग खड़ा भी, कोई बेचारा पक्षपात कौन करी, साफ साफ लिख दियो भी मैं ही भाग गयो। और बदायूनी लिखता है कि शानदार आक्रमण हुआ और आक्रमण के बीच समझ में नहीं आ रहा था भी अपने वाले राजपूत कौन से और उनके वाले राजपूत कौन से। मैंने आसफ खान से पूछ लिया भी अपने वाली सेना कौन सी है, उनके वाली सेना कौन सी है, किसको मारें किसको छोड़ें,
असफ खान ने कहा ना, बस तुम तो बस तीर चलाते रहो, जिस भी साइड के राजपूत मर रहे हैं इस्लाम को तो फायदा ही है। तब वो कहता है कि मैंने भी कई काफिरों को मारा। यह बात खुद बदायूं बोल रहा था भी, इतनी भीड़ थी भी एक भी तीर खाली नहीं जा रहा था। दोनों साइड की सेना इस तरीके से लड़ रही थी भी लोगों ने अपना खून सस्ता और इज्जत महंगी कर दी थी। और पहले पड़ाव में हमारी सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई थी और भाग के 8 से 10 किलोमीटर पीछे बनास नदी तक चली गई थी। तो तब इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं और खमनोर का युद्ध भी कहते हैं और हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं और गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। तो कहता है कि मान सिंह भी वहां से भाग खड़ा हुआ। तब मेहतर खान ने बड़ी चतुराई दिखाई, बोला भी बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सलामत आ गए। तब धीरे धीरे सेना 8 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई थी, वो धीरे धीरे एक स्थान पे इकट्ठा हुई, एक मैदान में इकट्ठा हुई जिसका नाम है बादशाह बाग। और तब इस युद्ध का नाम बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं। तो अभी तक जो युद्ध चल रहा था वो तो पहाड़ियों में चल रहा था और महाराणा की सेना को पहाड़ियों में युद्ध करने में बिल्कुल ही समस्या नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तो पहाड़ियों के आदी थे। और दिक्कत किसको आ रही थी? इनके वालों की। अब जो युद्ध आगे आएगा वो एक मैदान में आ जाएगा। तो अब जो मुगल है वो मैदान में आ गए और इधर भी महाराणा की सेना भी जोश जोश में काम आ गई मैदान के अंदर। तो सेना हटती हटती एक जगह पे, एक स्थान पे आ गई जिसका नाम था रक्तलाई। तो इस युद्ध को रक्तलाई का युद्ध भी कहते हैं भी। ये तो था पहला पड़ाव जिसमें महाराणा पूरी तरीके से आगे रहे। अब आएगा दूसरा पड़ाव। तो दूसरा पड़ाव पूरा का पूरा क्या? हाथियों का है। तो महाराणा ने अपना एक हाथी बाहर निकाला जिसका नाम था लूणा। और इस लूणा हाथी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक हाथी निकाला जिसका नाम है गजमुक्ता। और बाद में लूणा हाथी भी वापिस और ये भी वापिस। अब महाराणा ने एक इंपॉर्टेंट हाथी निकाला जिसका नाम था राम प्रसाद। ये हाथी बड़ा इंपॉर्टेंट था युद्ध के लिए। और कहते हैं कि मुगलों की नजर पहले से थी इस हाथी पे। और अकबर ने कभी मांगा था महाराणा से, तो महाराणा ने मजाक की बात को टालते रहे। तो राम प्रसाद हाथी को मैदान में उतार दिया। तो राम प्रसाद हाथी को मैदान में उतार दिया। और राम प्रसाद हाथी को चला रहा था कौन? प्रताप सिंह तंवर। तो राम प्रसाद हाथी को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने एक हाथी बाहर निकाला जिसका नाम था गजरा। कौन सा? गजरा। अब अकेले गजरा से ये हाथी कंट्रोल नहीं हुआ तो एक हाथी और निकाल दिया जिसका नाम था रणमंदिर। अब राम प्रसाद हाथी अब अकेले दो हाथियों से उलझ रहा है। तो प्रताप सिंह तंवर चला रहा था और जैसे ही तीर आया और प्रताप सिंह तंवर को लगा और प्रताप सिंह तंवर मारा गया। प्रताप सिंह तंवर मरते ही गजराज हाथी जो चला रहा था उसका मावत आ गया इसकी राम प्रसाद हाथी पे और राम प्रसाद हाथी को कर लिया कंट्रोल। अब युद्ध के बाद का दृश्य है, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो गोगुंदा पर अधिकार कर लिया किसने? मान सिंह ने। तो मान सिंह ने अधिकार कर लिया। तो तब बोले कि अकबर को सूचना तो दो भी, उसको भी बड़ी इच्छा थी युद्ध का भी जल्दी से जल्दी परिणाम का पता चले। तो अकबर वापिस चला गया था फतेहपुर सीकरी में। तो मान सिंह बोले कि देख बधाई में तेरा काम तो हो गया, तेरा नोट्स तैयार है, अब तू जा। ये तेरा काम तो लिखने का था, तेरा काम हो गया। तू ऐसा कर इस हाथी को, राम प्रसाद हाथी को लेकर और अकबर को युद्ध को परिणाम बता सके। तो राम प्रसाद हाथी को लेकर बदायूं चला गया और 300-400 सैनिक भी साथ में दिया और कुछ देर मान सिंह छोड़ने भी आया था। तो
बदायूं ने 25 तारीख को फतेहपुर सिटी पहुंच गया। तो यह बात है बदायूं ने अपनी पुस्तक के अंदर खुद लिखता है भी मेरे से लोगों ने बीच रास्ते में पूछा भी था युद्ध का क्या परिणाम रहा। जब मैंने कहा भी हम जीत गए तो मेरी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया था। अब राम प्रसाद हाथी जो है वो भगवान दास ने जीत के गिफ्ट के रूप में अकबर के आगे पेश किया। तो अकबर ने कहा कि यह जीत तो मेरे पीर ने दिलाई है। तो इस हाथी का नाम कर दिया पीर प्रसाद। इस हाथी का नाम कर दिया क्या? पीर प्रसाद। तब भी ये तो युद्ध के बाद की बात। अब हम देखें भी जीत हुई या हार हुई, उस समय के हिसाब से जीत के गिफ्ट लेके गया था बदायूं ने। तो अब हम दोबारा आते हैं युद्ध के अंदर। तो हाथियों का युद्ध चल रहा था। तब बदायूं में लिखता है कि मान सिंह ने भी बड़ी वीरता दिखाई। मान सिंह जो अपने हाथी को चला रहा था उसको तो बोला भी तू पीछे बैठ मैं खुद ड्राइव करूंगा। तो खुद आ गया और सीधा मैदान के बीच आ गया। और महाराणा की भी इच्छा थी कि मान सिंह से सीधा सामना किया जाए। अब जैसे मान सिंह महाराणा को दिखे तो दोनों को आमने सामने तो होना ही था। ऐसा कहते हैं कि उल्लेख आता है भी अकबर जब चित्तौड़ अभियान पे गया था ना, उस समय अकबर के कोई संतान नहीं थी। सलीम का जन्म तो 1569 के अंदर हुआ था। तो उस समय कोई संतान नहीं। तो अकबर पीरा किरांगन घूमते रहे। तो जब चित्तौड़ अभियान पर आया तो किसी साधु के पास गया, बताया कि बड़ा चमत्कारी है। तो पूछने के लिए गया था कि मेरे टावटी कद वापस। तो अकबर उसके पास गया तो और बताया कि यहाँ चित्तौड़ जीतने के लिए आया हूं। तो साधु ने कहा कि तू चित्तौड़ नहीं जीत पाएगा। अगर तू जीत भी लेगा ना तो कभी महाराणा पर विजय हासिल नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि उस समय महाराणा कुंवर थे। तो क्यों कि तुम कुंवर प्रताप पर कभी विजय हासिल नहीं कर पाएगा। और तेरे को इतनी सलाह मैं दे रहा हूं कि तुम कभी भी महाराणा के आगे आमने सामने की लड़ाई में मत जाना। अगर तू जिस दिन आमने सामने की लड़ाई में चला गया ना तू उसी दिन मारा जाएगा। तो अकबर हमेशा ही महाराणा से बचते रहे थे। तो साधु वाली बात हो भी सकती है। कैसे भी जब युद्ध में जैसे युद्ध भूमि में महाराणा मान सिंह तक पहुंच सकता है तो अगर उसकी जगह अकबर होता तो बताओ क्यों नहीं पहुंच सकते थे। तो बदायूं इस बात का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं करते। इस बात का उल्लेख कौन कर रहा है? अबुल फजल कर रहा है। अबुल फजल तो कहते हैं जैसे घोड़ा पहुंचा, राणा का घोड़ा एक्सपर्ट घोड़े होते थे उस समय जो युद्धों के लिए स्पेशल तैयार होते थे, काठियावाड़ी नस्ल के होते थे। तो जैसे घोड़े के पैर मारा महाराणा ने तो घोड़ा समझ गया कि जाना कहाँ है। तो सीधा आया। और बदायूं इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं करा। इस बात को कौन बता रहा है? अबुल फजल बता रहा है। तो जैसे घोड़ा पहुंचा कहते हैं कि महाराणा ने हाथी के चारों ओर चक्कर लगाए और बोले मान सिंह अपनी वीरता दिखाओ, प्रताप आए। अब घोड़े के पैर लगाया और हाथी के सामने सीधा खड़े हो गए और भाले से इतना शानदार वार किया मान सिंह के ऊपर। तो हाथियां के साइड में बड़ा बड़ा हुद्दा बना हुआ है। तो मान सिंह उस हुद्दे में कूद गया और महाराणा प्रताप ने ये समझा कि काम तो हो गया। तो घोड़े ने अपने पैर पीछे हटाना शुरू कर दिया भी काम तो हो गया। तो हाथियां का सुनना आ जाके बड़ी बड़ी तलवार मारने भी हुए। तो जैसे घोड़े ने पैर हटाना शुरू किया तो हाथियां पे उसको नुकसान डाला तो घोड़ा जब तक की पिछली टांग कट, घोड़ा हो गया घायल। अब भी युद्ध के मैदान में खड़ा है भी मालिक को एहसास ही नहीं होने दिया। तो यह सीन देख रहा था कौन? जालाविदा आया और जबरदस्ती महाराणा का मुकुट लिया और जिद की कि आप यहां से जाओ, आप चारों ओर से गिर चुके हो, अगर आप बचोगे तो मेवाड़ बचेगा। तो महाराणा को चेतक घोड़ा घायल अवस्था में यह बताते 2 मील तक लेके गया। तो बीच में एक धरा आता है, एक पहाड़ी सी है बीच में, मतलब बड़ा एक गैप है। तो घोड़े बड़े समझदार होते थे। तो चेतक ने सोचा कि हो सकता है कि मुगल पीछा कर रहा हो। अगर मैंने इस गैप को पार कर दिया, ऐसे करके गैप था बहुत बड़ा, अगर मैंने इस गैप को पार कर दिया तो मेरा स्वामी हमेशा के लिए सुरक्षित है। तब चेतक ने अपनी लास्ट ताकत लगाई और आगे जाके जहां गिरा था उसका नाम था बलीचा। और यहाँ पर चैत्य की हो गई थी क्या? मृत्यु। महाराणा ने यहाँ पर स्मारक के रूप में चबूतरा वगैरह बनवाया। तो मुगलों ने वो मुकुट देखा जालाविदा के। तो एक साथ
हजारों तीर आई और ज्यादा विदा यही वीरगति को प्राप्त। तो अब यहाँ से इस युद्ध के तुरंत बाद मान सिंह को खबर मिली कि महाराणा तो बच गए और गोगुंदा गए। तो मान सिंह ने उसी दिन गोगुंदा पर कर लिया अधिकार। कब? 23 तारीख को। और महाराणा पहुंचे कोयलियार गांव। कहां पे पहुंचे? कोयलियार गांव। तो बाद में इस युद्ध के बाद में यहाँ जितने भी घायल सैनिक थे उनका उपचार करवाया। फिर आए गोगुंदा में। मान सिंह को सूचना बाद में मिली थी। तो इसके बाद महाराणा ने थोड़े समय के लिए अपनी राजधानी क्या बना ली? आवरगढ़। थोड़े समय के लिए। आवरगढ़ ऐसा है राजधानी। अस्थायी राजधानी बना ली गई। वैसे राजधानी तो कुंभलगढ़ ही रहेगी क्योंकि कुंभलगढ़ अभी तक उनके पास ही है। तो अब गोगुंदा में मुगल पहुंचे तब पता चला भी कि महाराणा तो बच गए, हम तो किसी दूसरे को मार दिया। तो मुगलों में एक भय प्राप्त हो गया कि पहाड़ियां पहाड़ियां और ऊपर से दूसरे का देश। तो महाराणा यहीं कहीं छुपे हुए हैं और रात को महाराणा आक्रमण करेंगे अपने ऊपर। मान सिंह ने बड़ी बड़ी चारों ओर खाइयां खुदवाई और दीवारें निकाली। इतनी चौड़ी खाइयां खुदवाई कि मतलब कि कोई भी घोड़ा जंप मार के उसको क्या पार ना कर सके। तो मुगल एक तरीके से यहाँ पर गोगुंदा के अंदर कैदी जीवन के साथ जीने लग गए थे। कैसे? चारों ओर से महाराणा ने सहायता बंद कर दी। युद्ध से पहले महाराणा ने एक घोषणा कर दी थी कि कोई भी फसल वगैरह नहीं बोएगा। अगर जो बोई हुई थी वो सारी की सारी क्या युद्ध से पहले ही उजाड़ती, अगर ताकि भी अगर मुगल यहाँ पर रुके तो उनको खाने के लिए कुछ ना मिले। तो मुगलों की यहाँ पर हालत इतनी खराब हुई है, कैदी जीवन सा जीने लगे थे। हालत इतनी, खाने को कुछ नहीं मिला तो वो अपने घोड़े को मारकर उनका मांस खाना पड़ा उनको। अब हम बात करें युद्ध के परिणाम की। तो दोनों साइड के लोग अपनी अपनी जीत मानते हैं। अकबर अपनी जीत मान रहा है और इधर महाराणा प्रताप अपनी जीत मान रहा है। हम हार भी नहीं कह सकते क्योंकि राजा क्या कब मानी जाती है? राजा पकड़ा जाए, राजा मारा जाए या राजा अधीनता स्वीकार कर ले। तो इन तीनों काम में से एक भी काम नहीं हुआ तो हम हार भी नहीं कह सकते। तो गोपीनाथ शर्मा कहता है ये अनिर्णित युद्ध है। अनिर्णित युद्ध कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। लेकिन नई एनसीईआरटी में महाराणा प्रताप की इस युद्ध में क्या बता दी? जीत बता दी। तो अब हमें इस युद्ध के बारे में जीत ही बताना पड़ेगा। तो अब हम युद्ध के अंदर की बात देखें तो महाराणा ने अपने आप को युद्ध से बाहर निकाल लिया, तो अपने आप को बचा लिया। अगर मान लो युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते तो कैसा परिणाम आता? महाराणा को इतिहास में जो सम्मान मिला है ना वो इस युद्ध की वजह से नहीं मिला, इस युद्ध के बाद जो संघर्ष किया है उसकी वजह से मिला है। यह तो एक टर्निंग पॉइंट था, यह तो एक टर्निंग पॉइंट है। तो इसके बाद उन्होंने अपना तरीका बदल दिया और एक बात समझ ली कि अकबर जैसे शक्तिशाली का दुश्मन को मैं आमने सामने की लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। तो जब आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता तो कैसे जीतेंगे? फिर दूसरा तकनीक अपनाएंगे, वो क्या? छापामार पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति। अब आगे के जितने भी महाराणा युद्ध करेंगे तो यही तकनीक अपनाएंगे। अगर यहाँ पर महाराणा वीरगति को प्राप्त हो जाते तो ये सम्मान कभी नहीं मिलता जैसे महाराणा शर्मा को नहीं मिला। अगर महाराणा वीरगति को प्राप्त हो जाते तो उसी दिन अकबर का अधिकार हो जाता मेवाड़ पर। तो अपने आप को बचा के महाराणा ने पूरे मेवाड़ को बचा लिया। तो अभी दूसरी बात करें परिणाम की, तो अगर मान सिंह ने महाराणा क्या तो मारे जाते तो क्या सही होता या गलत होता? अगर मान सिंह मारे जाते तो भी इसका परिणाम बहुत गलत होता। कैसे? भी अकबर तो पीछे हट जाता और फिर लड़ते कौन? मेवाड़ वाले और आमेर वाले। तो यह भी अच्छा ही हुआ कि मान सिंह महाराणा क्या तो मारे नहीं गए। तो मान सिंह जैसे ही पहुंचा अकबर के पास तो अकबर नाराज हो गया था और कई दिन तक तो दरवाजे के अंदर प्रवेश ही नहीं होने दिया। क्योंकि नाराज होने की वजह, क्योंकि बेजगार लोग अपने सेनापति नारायण चक्र में पंप मार दियो। अकबर का राजा जी मैं तो थाना पहले गए हो एक राजपूत के खिलाफ मत भेजो, मत सेनापति बनाओ, कहीं पक्षपात हो सकता है। वही बात होगी, कहीं पक्षपात हुआ तभी तो ये युद्ध का परिणाम हमें ये देखने को मिला है।
भी अगर हम बात करें भी अगर पक्षपात हुआ है या नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हुआ है। देखो कैसे भी देखें तो युद्ध के अंदर तो कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं किया है। वैसे देखें तो कैसे, अब यह देखो कि मुगलों ने महाराणा का पीछा क्यों नहीं किया। बात नंबर एक तो कि मुगलों ने महाराणा का पीछा क्यों नहीं किया। भी चल कुछ इतिहासकार ये देखते हैं भी चलो भी इस युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा मुगलों की हालत इतनी खराब हो गई थी भी उनको पीछे करने की उसके उनमें हिम्मत ही नहीं रही थी। चलो ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। भी एक तरीके राजनीतिक रूप से देखें तो मतलब मुगल यहाँ पर हावी रहे थे, और मुगल की आदत क्या होती थी कि जिस क्षेत्र को जीत लेते थे उस क्षेत्र में पूरी लूटपाट मचाते थे। और आसफ खान ने तो बोल दिया कि चलो अब हम लूटते हैं। तब मान सिंह ने कहा कि जब तक मैं सेनापति हूं तब तक कोई लूटपाट नहीं करेगा, मैं जो कर रहा हूं वो पूर्णतः क्षत्रिय नियमों के अनुसार कर रहा हूं। तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है। और लास्ट में जैसे ही मान सिंह गोगुंदा से बाहर आए, और मान सिंह गोगुंदा से बाहर आए और उधर महाराणा ने गोगुंदा पर कर लिया अधिकार। तो महाराणा ने अपने आप को हल्दीघाटी युद्ध से बाहर निकाला, बड़े सौभाग्य की बात है। तो अपना ये हल्दीघाटी युद्ध कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।